देखिए, जो विपक्ष की समूचे विपक्ष की मांग है, पहली बात तो विपक्ष को कांग्रेस मोदी विरोधी पार्टियां बोलना, मुझे लगता है, मैं अपनी आपत्ति इस पर जाहिर करना चाहूंगा। ये देश का विपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के, लोकसभा के इन्हीं दलों से आते हैं और ये जनता की आवाज रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की अगर सरकार है तो इसका मतलब विपक्ष को या इन दलों को किसी ने वोट नहीं करा। जनता ने ही इन दलों को आगे रखा है और जनता की आवाज ही ये दल उठाते हैं। तो जब ये दल मांग करते हैं कि भारत की पॉलिसी गुट निरपेक्षता की है, भारत विश्व गुरु बनने की एक कोशिश करता है, तो भारत को अपना मत रखना चाहिए इंपॉर्टेंट मुद्दों पे। भारत को गलत कहना चाहिए, नरसंहार को नरसंहार कहना चाहिए, संप्रभुता के प्रहार को संप्रभुता का प्रहार कहना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा कि ईरान के साथ जाके अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ दे। भारत बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, ना ऐसा भारत ने पहले कभी करा है। लेकिन जब कुछ गलत हो रहा है तो भारत ने हमेशा आवाज उठाई है। इंदिरा गांधी ने उठाई थी, मनमोहन सिंह ने उठाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाई थी, पर मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरियां आन पड़ी हैं, कोई नहीं जानता, जो आज वो पूरे तौर पे केवल अमेरिका और इजराइल के साथ। निखिल जैन, मेरी एक आदत है सर, मेरे सवाल का पहले एक लाइन में जवाब दे दिया करिए, उसके बाद आप बोलते रहिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था कि उस मुलाकात से क्या वोट बैंक आपका पक्का हो जाएगा, जो मैसेज देने की कोशिश हुई है? और क्या एक तस्वीर पिछले दिनों वायरल हुई थी संसद परिसर की, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि रोक लो, नहीं तो हमको भी बर्बाद कर देगा। तो क्या उसी मिशन पर इमरान मसूद है कि जाकर मिले? राकेश जी, ये विपक्ष की जो ये डिमांड है, मैं इसको वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखता। और उसका सीधा सा रीजन है, जब ईरान पे हमला हो रहा है तो ईरान भी रिटेलिएशन में अमेरिकी सैन्य बेसों पे हमला कर रहा है। और कहाँ कर रहा है? वो बहरीन में कर रहा है, कतार में कर रहा है, यूएई में कर रहा है, सऊदी अरेबिया में कर रहा है। ये सारे भी मुसलमान देश है। तो एक मुसलमान देश दूसरे मुसलमान देश पर जब हमला करता है तो मैं इसमें हिंदू मुसलमान का चश्मा नहीं उड़ सकता। इसमें केवल इतनी बात है कि भारत विश्व गुरु बनने के लिए आगे है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक प्रधानमंत्रियों ने भारत की एक मजबूत आवाज दुनिया के आगे रखी है। और वही आज भी विपक्ष रखने को कह रहा है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। ईरान मुसलमान देश है तो सऊदी अरेबिया भी खाड़ी के देश। अरे फिर वही बात है, हिंदू मुसलमान की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा क्या कोई यहाँ पर कह दे, कोई यहाँ पर कह दे? अरे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था भाई, पत्रकारों का काम है दो चीजों में कुछ कनेक्शन दिखे तो कनेक्शन भिड़ाकर सवाल पूछ लेना। मैंने सिर्फ आपसे सवाल पूछा, आप हिंदू मुसलमान पर आ गए। कायदे से तो यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, मुसलमान की बातचीत थी, मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई की बातचीत थी। मैं तो हिंदू मुसलमान ला भी नहीं रहा था, आप रंगों की तरह मिलाने लगे। राकेश जी, मैं हमेशा से कह रहा हूं कि इसमें वोट बैंक की राजनीति नहीं है, इसमें केवल और केवल भारत की कूटनीति की बात है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत देश दिखने की बात। ठीक है शिवम त्यागी, इमरान मसूद ने खामनेई के प्रतिनिधि हकीम इलाही से मुलाकात की। ये कह रहे हैं ये कूटनीतिक मुलाकात। अब पता नहीं कूटनीतिक मुलाकात सरकार करती है कि कौन करता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इनको वोट बैंक नहीं दिखता, आप बताइए। बड़ी कमाल है इस देश में। कमाल की बात मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी देश का 140 करोड़ में से एक भी व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा ममता दीदी या कोई भी पार्टी इस वजह से चिंतित है कि हम ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये ईरान का साथ देने की बात नहीं कर रहे हैं, ये उस देश का साथ देने की बात कर कर इस देश के मुसलमानों का एक तरफा वोट चाहते हैं। वो उसके लिए ये दिन रात इतना जो है, क्या शब्द कहूं मैं, लमलेट हो रहे हैं। ये इनकी वो प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी। इनको नहीं फर्क पड़ता इस बात से कि ईरान पे किससे बात की जानी चाहिए, क्या बात की जानी चाहिए, क्यों बात की जानी चाहिए। इनका सिर्फ कहना इतना है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों के पीछे, जैसे आप इन सब चीजों को बस इस बात में जोड़कर देख ले, जैसे एक बार रेवंत रेड्डी ने कह दिया था कि मुसलमान है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो मुसलमान है। बस उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ये। हर एक पार्टी एक से बढ़कर एक कदम आगे ले रही है, इसलिए ताकि मुसलमानों का कंसोलिडेटेड वोट ईरान के नाम पर उनको मिल जाए। बाकी कोई ईरान की प्रॉब्लम पर बात कर रहा है, नहीं कर रहा। बाकी कोई किसी और चीज पर बात कर रहा है, नहीं कर रहा। वो बात किस बात कर रहे हैं? कंडेम नहीं किया जी खोमैनी की जो भी साथ उनके हुआ उसको कोई कंडेम क्यों नहीं कर रहा, सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही। और कौन सी कूटनीतिक मुलाकात होगी? आयतुल्लाह खोमैनी के रिप्रेजेंटेटिव से जो इमरान मसूद मिले हैं वो क्या स्ट्रेटेजिक बात करेंगे भाई? वो मोटी मोटी करने वाला आदमी, उसको कुछ स्ट्रेटेजिक बात करनी आती भी है क्या?
जबरदस्ती का आप उनसे जाकर फोटो ऑप करा रहे हैं, फोटो ऑप कराकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिखाएंगे और कांग्रेस पूरे देश में दिखाएगी कि ये देखो मुसलमानों का एक ही रहनुमा है, वो है कांग्रेस, और हमने अपने नेता को भेजा आयतुल्लाह खोमेनी के रिप्रेजेंटेटिव से मिले। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? ये सिर्फ मुसलमान की राजनीति और कुछ नहीं है। अगर खास तौर पर सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी तो सिर्फ इसलिए लिखी क्योंकि इस देश में जो 20% मुसलमान है उसको कांग्रेस चाहती है। ठीक। अगर एक से बढ़कर एक स्टेटमेंट अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से आ रहा है तो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि उनके मुसलमानों का वोट बैंक चाहिए, बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ठीक है। कौन सी स्ट्रेटेजिक मुलाकात की बात हो रही है? मैं कहता हूं एक विषय बहुत साफ है। हाँ। इस तरह की कोई भी कोशिश जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस देश की फॉरेन पॉलिसी के लिए नहीं, मुसलमानों के वोट बैंक के लिए हो गई तारिक है। भाई जो शिवम त्यागी कह रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण, अगर आप भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो क्या लगता है 27 में फायदा मिल जाएगा उससे? एक साल भी नहीं। जब तालिबान को हिंदुस्तान बुलाते हैं तब इनका कौन सा वोट बैंक इनको चाहिए रहता है? जब मोदी जी कतर और सऊदी और सारे इस्लामिक देशों से जाकर गले मिलते हैं, उनको चुम्मियां देते हैं, तब कौन सा आपका वोट बैंक रहता है? यहाँ सही और गलत की बात है। अब मैं बताता हूं इनको कि मामला क्या है। देखिए, जब भी ईमानदारी से इतिहास लिखा जाएगा भविष्य में कभी, तो दो तरीके के लोग दिखाई देंगे। एक वो जो कंप्रोमाइज थे, कायर थे, और दूसरे वो जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के आगे नतमस्तक नहीं हुए, चाहे उनकी जान चली गई, और उसमें नाम सबसे पहले अयातुल्लाह खamenei साहब का लिखा जाएगा। ये बात सुन लीजिए, आने वाले 100-200 सालों में अगर ईमानदारी से इतिहास लिखा गया तो ये जरूर लिखा जाएगा। अब मैं पूछता हूं, खamenei मर गए, कोई बात नहीं, चलिए मार दिया उनको, जो 160 बच्चियां मरी, क्या भारत सरकार उसको कंडेम नहीं कर सकता था? अब यहां ये तुरंत चिल्लाएंगे कि क्या ईरान ने पुलवामा को कंडेम किया था? हाँ, ईरान ने स्ट्रॉन्ग वर्ड में पुलवामा को कंडेम किया था। जब पहलगाम का हमला हुआ भारत पे, तो ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, उनसे बात की और कहा कि यह कायराना हमला है पाकिस्तान का। कुछ सिंपैथी रही होगी भारत के साथ। जब आपके ऊपर आई तो वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने बात की। अब मैं छोड़ देता हूं अयातुल्लाह खamenei को। जब 160 मासूम बच्चियों को मार डाला गया, तो क्या भारत सरकार इतना नहीं कह सकती थी कि गलत हुआ? ये नहीं कह सकती थी कि आप यूनेस्को वहां टीम बनाकर भेज रही है कि गलत हुआ? तो जब ईरान हमारे साथ जब गलत हुआ तीनों बार, 26/11 में उसने कंडेम किया, पुलवामा में उसने कंडेम किया, पहलगाम में उसने कंडेम किया, तीनों कंडेम है मेरे पास। सुन लीजिए, 5 सेकंड 10 सेकंड। मैं सुन ही रहा हूं, मैं कहां आपको रोक रहा हूं भाई? आप फर्जी का चिल्ला रहे हैं। मैं रोक भी नहीं रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि सुनिए। आज हम अगर अयातुल्लाह खamenei को नहीं कंडेम कर सकते तो प्राइमरी स्कूल की नन्ही नन्ही बच्चियों को मार डाला, दुनिया में कहीं मार डाला हो, और किसी भी मजहब को मार डाला हो, इसको आप मुसलमान से मत जोड़िए, किसी भी मजहब से मार डाला हो, किसी को भी मार डाला हो, भारत उन देशों में है विश्व गुरु। आप ठीक है, मैं शिवम से रिप्लाई लेता हूं। जब गलत को तारिक खान आपने कुछ अच्छी बातें कही, मैं आता हूं शम्स भाई आपके पास भी। एक छोटी सी चीज है, आप रिप्लाई कर दीजिए। आपने 2 बातें कोट की, पहलगाम का कोट किया, मैं आपको 2 बातें और कोट कर देता हूं। कश्मीर की घेराबंदी करते हुए कश्मीर को गाजा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जोड़ा, क्या आप इससे सहमत हैं? इन्हीं खamenei के रहते। दूसरी बातचीत है, दिल्ली दंगे हुए और सीए जो विरोधी आंदोलन हुआ था, क्या हुआ था जो भी आप कहिए, उसमें चरमपंथी हिंदुओं से मुकाबला करने की सलाह, फिर उसके बाद 370 का विरोध, इस पर आप क्या कहेंगे? और इस पर आप क्या कहेंगे? 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेज दिया था, आज हम अरे वो ठीक है भाई, 7वां बेड़ा भेज दिया था, फिर वही बात है। अब आपसे मैंने पूछा तो आपको दिक्कत हो गई, भेज दिया था आपसे सिर्फ एक बात पूछा हूं, आप अमेरिका पर चले गए। अरे सुनिए साहब, इस पे भी जवाब, बच्चियों की जान गई, बिल्कुल सही बात आपने कही तारिक भाई, मैं उस पर शिवम से रिप्लाई लूंगा। सुन लीजिए, और वो कंडेम होना चाहिए, मासूम बच्चों की जान कहीं भी जाए। अरे पढ़ के आता हूं मैं, 10 सेकंड पे इस पे भी जवाब ले लीजिए। यहां कोई अड़बड़ नहीं बैठा। 1994, सुनिए मेरी बात, 1994 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, उसमें 56 देशों में से सिर्फ एक ईरान था जिसमें भारत पाकिस्तान एक प्रस्ताव लाना चाहता था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। उसके विरोध में अगर कोई खड़ा था तो ईरान था। 1994 रजिस्टर्ड है, पढ़ के आएंगे लोग। ठीक है, शिवम त्यागी। We are concerned about the Muslim situations in Kashmir. We have good relation with India, but expect the Indian government to adopt a just policy to the noble people of Kashmir and prevent the opposition bullying and Muslims in the region. ये है 2019 का। 2017 में
खोमेनी अर्ज करते हैं दैट मुस्लिम्स आर ओप्रेस्ड इन कश्मीर और उनको किसी भी तरीके से सरकार को बेहतर स्थिति देनी चाहिए। 2020 में खास तौर पर जब दिल्ली में दंगा होता है, कहते हैं मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। छोड़िए ये बातें, 1999 में उनका जो रोल था वो तटस्थ था। रेजा शाह के समय 1965 की वॉर में वो हमसे एंटी थे और 1962 की वॉर में एंटी थे। 1965 में तो इनफैक्ट एक सर्न करके एक पूरी जो है कमिटी बनी थी, उसका हिस्सा थे वो। यहां पर हमें भाषण मत दीजिए। और अब सुनिए आगे, बच्चियां मरी हैं, हर किसी को मैं मानता हूं दुख है, बिल्कुल होना चाहिए। ये जो ऑपोजिशन लीडर है अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोग, बताना जरा, इजराइल में जब वो लोग घुसे थे 7 सितंबर को, कितनी स्टेटमेंट आई? कितने इमरान मसूद जाकर इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव से मिले? कांग्रेस की कितने अखिलेश यादव इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव से मिले? कितने राहुल गांधी इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव से मिले? कोई मिला के जाकर? यहां भाषण दे रहे हैं बैठकर कि मिले, वो मिले, ऐसे मिले, मिले के जाकर? नहीं मिले ना। आज आपको मिलना भी याद आ रहा है क्योंकि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए। और अब सुनिए एक और चीज, फॉरेन पॉलिसी में युद्ध आखिरी पायदान है। अगर पाकिस्तान से भी एंगेज करने का विषय था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से आगे तक लगातार उनसे एंगेज करने की कोशिश की। जब उन्होंने आखिरी अंत तक धोखा ही धोखा दिया तो फिर उनको घर में घुसकर निखिल जैन आपको झूठा कह रहे हैं। शिवम कहते थे कि डिप्लोमेसी में शिवम निखिल जैन आपको झूठा कह रहे हैं। युद्ध। निखिल बोलिए जल्दी से, आप क्या कह रहे थे? और 10 सेकंड और दे दीजिए। राकेश जी, 7 अक्टूबर को जो आतंकवादी संगठन हमस ने जो अटैक करा था इजराइल पर, उसका कंडेमनेशन अधिकृत तौर से कांग्रेस पार्टी ने तभी करा था। कांग्रेस पार्टी ने हमस के आतंकवादी हमले को कंडेम करा, बांग्लादेशी हिंदुओं पे होने वाले अटैक को कंडेम करा, इजराइल के नरसंहार को कंडेम करा, संप्रभुता के प्रहार जो अमेरिका ने करा है आज ईरान पर, उसका खंडन करा है। फर्क यही है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सही के साथ खड़ी है, गलत के खिलाफ खड़ी है। रिप्लाई ले लीजिए निखिल जैन, रिप्लाई ले लीजिए। 2 मेहमान अभी तक नहीं बोले, रिप्लाई ले लीजिए। एक और चीज का रिप्लाई दीजिए, एक और चीज का छोटा सा रिप्लाई दीजिए। अगर आज ये प्लीज आप उनको रोक दीजिए, आवाज उनके लगा। निखिल भाई रुक जाइए। मैं रुक गया। अच्छा एक सवाल